नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कुछ ही दिन यानी 10 दिन शेष बचे हैं आपके पास। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो होने वाली है दोस्तों। और इसको लेकर प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारे सामान्य ज्ञान प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होगा 80+20 यानी 100 क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं दोस्तों। उसके मॉडल टेस्ट पेपर हम देख रहे थे और आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा, उसकी संख्या रहेगी 29 नंबर दोस्तों। कुछ हटकर मॉडल पेपर है और मैं सिर्फ इतना कहता चाहता हूं कि परीक्षा से पहले अगर आप अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं या आप अपनी तैयारी देखना चाहते हैं कि कितनी हुई है तो ये मॉडल पेपर आप शुरू से एंड तक जरूर अटेंड कर लें दोस्तों। यहां पर हम संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। मॉडल पेपर का तरीका वही रहेगा लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर यह मॉडल पेपर है दोस्तों, तो ध्यान से देखें। बाकी पेपर पेस्ट है जो कंप्लीट जीके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके नोट्स हमारी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की सेकंड ग्रेड से रिलेटिव तो आपको यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम पर जाकर यहां पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी साथियों का आज एक काम रहेगा कि आप अधिक से अधिक इस लिंक है इसकी वीडियो की उसको शेयर कर दें अपने मित्रों को, जिससे सभी साथी अपना स्कोर चेक कर लें। लाइक जरूर करें, एक बार जैसे ही क्लास शुरू होती है लाइक का बटन जरूर दबा दें और जो नए साथी आ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अस्तित्व में आने के कारण निम्नलिखित में से थे। कौन कौन से कारण थे दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन से कारण। पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधार से असंतोष, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, विदेशों में प्रवासी भारतीयों का अपमान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग तथा इंग्लैंड में उत्तरवादी दल की विजय। अब यहां पे जो मार्ले मिंटो सुधार नियम आया 1909 दोस्तों, वो अस्तित्व में आया, उसके कारण क्या थे? इनमें से 4 कारण दिए गए हैं आपके और नीचे दिए गए हैं आपको कूट, तो उसमें से सही उत्तर आपको देना है। फटाफट दे दीजिए दोस्तों। तो मित्रों यहां पे चारों के चारों कारण सही है आपके, चारों के चारों। सी ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, चारों के चारों कारण क्या है? सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 पूर्णतः कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1935, 10 अगस्त 1936, अप्रैल 1937 या जुलाई 1938? बात किसकी कर रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 पूर्णतः कब लागू किया गया? जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों। कब लागू किया गया था? पूर्णतः अप्रैल 1937। तो अब देखिए यहां पे तो सी ऑप्शन सही है आपका, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है वो अंशतः यानी आंशिक रूप से कब लागू किया गया? आंशिक रूप से यह लागू किया गया था, वो डेट थी 3 जुलाई 1936 की। आंशिक रूप से लागू किया गया था इस दिन, आंशिक रूप से। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल थे, तो देख लेते हैं कौन सा। पहला, प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, वह केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान नहीं था। एक संघीय कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। अब यहां पे कौन कौन से हैं जो 1935 के प्रावधान में शामिल थे वो आपको बताने हैं दोस्तों। पहला देखिए, प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रावधान था। पहला गलत हो गया। एक संघीय कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, यह भी सही है, यह सही है आपका दूसरा बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया था, सही है, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। समझ गए आप? तो दूसरा और तीसरा सही है यहां पे, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समिति और अध्यक्ष, नियम समिति, झंडा समिति, प्रांतीय संविधान समिति, कार्य संचालन समिति, कौन कौन से कथन सही है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। नियम समिति राजेंद्र अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति एच सी मुखर्जी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। यहां पे देखिए मित्रों, पहला सही दिया गया है, तीसरा सही दिया गया, चौथा सही दिया गया। झंडा समिति की अगर हम बात करते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष
कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? कृपलानी। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा, युग्म 1, 3, 4 सही है आपके। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की समितियों व उनके सदस्यों की संख्या को सुमेलित कीजिए। यहां पर करना है आपको सुमेलित दोस्तों। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, कार्य संचालन समिति और प्रारूप समिति। सदस्य संख्या सुमेलित करके उत्तर दीजिए। पहले दी गई है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसमें कुल 15 सदस्य थे और यह रहा आपका 2 नंबर। 2 नंबर पे कौन सी आ रही है दोस्तों? संघ शक्ति समिति। आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको आराम से यहां पर समझाएगा जाएगा दोस्तों। संघ शक्ति समिति, इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? इसमें थे 9 सदस्य और 9 दिए गए हैं, ये रहे आपके। अगला है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अंदर 3 सदस्य थे कार्य संचालन समिति में, और ये रहे आपके 3 सदस्य। और प्रारूप समिति में सभी को पता है कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, तो ये रहे 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये रहा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक दल व उनके चुनाव चिन्ह में से असंगत का चयन कीजिए। राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह दिए गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फूल व घास, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हथौड़ा आसिया व तारा, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। बताइए दोस्तों। देखिए मित्रों, पहला दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हाथ का पंजा, थोड़ा हाथ का पंजा तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका चुनाव चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी है दोस्तों, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास से संबंधित निम्न तथ्यों की समीक्षा कीजिए। करिए समीक्षा एक बार। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब? 1895 में अपने स्वराज विधेयक के अंदर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भी मौलिक अधिकारों की मांग उठी। बताइए दोस्तों। कथन ए सही है, कथन ए व बी दोनों सही है, नीचे दो ये, या इनमें से जो सही है उसके बारे में आपको कमेंट कर देना फटाफट। तो मित्रों दोनों कथन सही है आपके, डी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य थे? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। सरकारिया आयोग, एस एस सेम, बी शिव रमन, इंद्र कुमार गुजराल, ए व बी दोनों। देखिए मित्रों, बात करते हैं हम 1983 की। 1983 के अंदर केंद्र सरकार ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया था, जिसको कहते हैं सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के जो अध्यक्ष थे ना, वो आर एस सरकारिया थे। आर एस सरकारिया दोस्तों, समझ गए आप? इंपॉर्टेंट चीज। और 2 सदस्य थे, एस आर सेम और बी शिवरमण। तो ए व बी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आई ग को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? सूचना का, विदेश यात्रा करने का, एकांतता का, या आश्चर्य पाने का? कौन सा दोस्तों? निजता का अधिकार, यानी एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है हमें। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था? एम चन्ना रेड्डी, बलीराम भगत, रघुकुल तिलक, ए व बी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए दोस्तों। देखिए लगभग बराबर लगा था एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत के समय, तो दोनों सही। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू स्मृति या एम एन रॉय? सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग 1900 किसने रखी थी? 1895 में रखी गई थी। ये किसके द्वारा रखी गई थी? किसके द्वारा बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। सर्वप्रथम तो रखी थी महात्मा गांधी ने, फिर बाल गंगाधर तिलक ने भी रखी, नेहरू स्मृति ने भी रखी, एम एन रॉय ने भी रखी, यानी आगे बढ़ते गए रखते गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से किन किन राज्यपालों के पास हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था? प्रभा राव, कल्याण सिंह, स्वरूप सिंह एवं भी दोनों? तो बात किसकी कर रहे हैं कि किन किन राज्यपालों के पास? प्रभा राव और कल्याण सिंह के पास था, स्वरूप सिंह के पास हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार नहीं था। तो ए व बी, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया था? क्रिप्स मिशन में, अगस्त प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन में या इनमें से कोई नहीं? सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग का स्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव के अंदर दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के डी वर्मा, जे एस वर्मा? कौन रहे कार्यवाहक? जगत नारायण। कब की बात है ये? 1970 की। ये जो जगत नारायण है ना, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के जज थे दोस्तों उस समय। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 में, गलत कथन की पहचान करनी है आपको। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। संविधान सभा में मुस्लिमों के लिए 70 सीटें आरक्षित थी। देशी रियासतें ने स्वयं को संविधान सभा से अलग रखा था। संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी। बताइए। गलत कथन की पहचान यहां पर आपको करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। यहां पे संविधान सभा के बारे में है चारों के चारों कथन। तो ये रहा, संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित नहीं थी। डी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कौन सी विधानसभा में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? 2 बार रह चुकी है, 11, 12, 13 या 14? काल था 2003 से 2008 का, 2013 से 2018 का, 2 बार रही है ये काल है दोनों। और 2003 वाली कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा थी दोस्तों, 12वीं। समझ गए आप? आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा आपको। एस सी मुखर्जी, बीटी कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं भी दोनों? देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। समझ गए? अगले एक दिन छोड़ के, यानी 11 दिसंबर के दिन 1946 में जो वापस बैठक होती है उस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो हो गए अध्यक्ष। अब देखिए 2 उपाध्यक्ष बने थे, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ए व बी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में सबसे अल्पकालीन सरकार किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी थी? हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, इनमें से कोई नहीं? बताइए। हीरालाल देवपुरा के काल में, हीरालाल देवपुरा के काल में दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था?
बताइए दोस्तों, 4 डेट दी गई है आपको। 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान तो 24 जनवरी 1950 को उनको अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखाव, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर। देखिए, सबसे पहले हरिदेव जोशी है, ये असम के भी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के भी रहे हैं, मेघालय के भी रहे हैं। भैरू सिंह किसी के भी नहीं रहे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। जगन्नाथ पाड़िया असम के राज्यपाल नहीं, हरियाणा के रहे हैं। जगन्नाथ पाड़िया हरियाणा के रहे हैं और शिवचरण माथुर असम के रहे हैं। तो ये हरियाणा के, ये असम के, और ये हरिदेव जोशी 3 राज्यों के बने थे। क्वेश्चन 21, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो देखिए कौन सा है। पूर्वी और पश्चिमी टीले के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। नाली व मिट्टी के कचरा पात्र यहाँ की नगर व्यवस्था के अंग थे। लोहे से बने कृषि औजार यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। यहां से मृतकों की 3 समाधियां प्राप्त हुई है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। देखिए मित्रों, यहां पर लोहे की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि लोहे के जानकार ही नहीं थे। तो यहां वाले जानकार किसके थे? तांबर के। समझे आप? तो ये आपका गलत दिया गया है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भीम की डूंगरी से अशोक का शिलालेख कैप्टन भट्ट ने खोजा। कथन 2, विराटनगर से 8 बार बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। सत्य कथन बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए मित्रों, पहली बात, भीम की डूंगरी, यहां से इस क्वेश्चन को समझ लेना, ये कंफ्यूज वाला है। भीम की डूंगरी में जो अशोक का शिलालेख मिला था वो दूसरा शिलालेख था। भीम की डूंगरी में जो अशोक का शिलालेख मिला था वो दूसरा शिलालेख था, जिसकी खोज की थी कार्लाइल ने। कैप्टन बट ने नहीं, कार्लाइल ने। अब कैप्टन बट ने भी खोज की थी, लेकिन वो बाबरू पहाड़ी है उसमें मिला था दोस्तों, ब्राह्मी लिपि के अंदर, जिसकी 1837 में कैप्टन बट ने की थी। तो गलत हो गया ये तो आपका। दूसरा क्या दिया गया है? विराटनगर से 8 बार बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। ये बेराट से नहीं मिले, ये आहाड़ से मिले। किससे? आड़ से। तो ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों गलत है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 23, निम्न में से असत्य कथन बताना है आपको। चित्तौड़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी जेतर सिंह ने बनाया। जेतर सिंह ने बुताला युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक को परास्त किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 1253-54 ईस्वी में मेवाड़ पर बलबन के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक तेज सिंह था। पहला सही है। ये देखिए, ये भूताला का युद्ध तो जेतर सिंह वर्सेज किनके मध्य हुआ था? इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ये गलत दिया गया है यहां पे, ये तो बी ऑप्शन सही रहेगा, सी और डी सही है आपके। क्वेश्चन 24, हल्दीघाटी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है आपको। मान सिंह ने हवाई तथा अकबर ने मर्दाना हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा। घायल महाराणा को हकीम खां द्वारा रण क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। हकीम खां का मकबरा खमनोर राजसमंद में स्थित है। भामाशाह व ताराचंद ने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा की सेना के साथ भाग लिया। तो गलत कथन, डी सही है, सी सही है, बी सही है। अब देखिए, मान सिंह तो था मर्दाना पे और अकबर था हवाई पे, ये उल्टा कर दिया यहां पे। तो ए ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया आपको। क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रताप के दरबारी चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं रचा गया?
बताइए दोस्तों कौन सा ग्रंथ? विश्ववल्लभ राज्याभिषेक पद्धति विरुद्ध छिहत्तरी और व्यवहार दर्श। बताइए। विश्ववल्लभ राज्याभिषेक विरुद्ध छत्री, दुर्साहड़ा का है ये, दुर्साहड़ा का। समझे आप? तो यहां पे सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26, मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और उनके विशेष क्षेत्र के संबंध में असंगत मेल है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल, हल्दीघाटी पुरस्कार रक्षा, हकीम खान सूरी पुरस्कार धार्मिक सौहार्द, राणा पुंजा पुरस्कार जनजाति उत्थान। बताइए गलत कौन सा है? पहला सही है, दूसरा गलत है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है हल्दीघाटी पुरस्कार, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों का अध्ययन कर उचित कूट का चयन कीजिए। धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। फ्रांसीसी बर्नियर दारासिको तथा औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। बताइए दोस्तों। पहली बात, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। और जसवंत सिंह कहां पे आ गए? कौन थे इस समय? राज सिंह थे। कहने का मतलब यहां पे पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, फ्रांसीसी बर्नियर, यह सही है दोस्तों आपका। दारासिको और औरंगजेब के जो मध्य युद्ध हुआ उसके उत्तराधिकारी युद्ध है, उसका साक्षी था ये। केवल दूसरा सही है यहां पे, केवल दो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 28, किस चौहान शासक ने अपनी राजनीतिक शक्ति संवर्धन हेतु अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक भोज प्रथम से किया था दोस्तों? गुहक द्वितीय, वागपति राज प्रथम, सिंहराज या चंदनराज? किसने किया था? गुहक गुहक द्वितीय ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। गुहक प्रथम हर्षनाथ मंदिर का जिसने निर्माण करवाया था सिक्कर के अंदर, याद रखना आपको। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 29, कथनों पर विचार कीजिए। कथन पेस्ट, 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के साथ नागौर युद्ध हुआ। कथन दूसरा, इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब असत्य यानी गलत कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। पहला तो एकदम करेक्ट दिया गया, लेकिन दूसरा मृत्यु नहीं हुई थी, युद्ध के बाद दोनों राज्यों के मध्य संधि हो गई थी। समझे आप? तो दूसरा गलत है आपका यहां पे। समझ गए? तो आपको असत्य कथन बताना है, केवल दो नंबर का कथन गलत दिया गया है। क्वेश्चन 30, असंगत जोड़ा है शासक और शासनकाल। असंगत जोड़ा आपको बताना है दोस्तों। देखिए, महाराणा प्रताप 1572 से 1597, संग्राम सिंह 1509 से 1527, राज सिंह 1650 से 1682 और राव चंद्रसेन मारवाड़ 1562 से 1581। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? 1652 से 1680 तक था शासन, तो यह गलत हो गया आपका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों के शासन व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न पदों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। चलिए देखिए, राजकीय कोष भंडागारी के अधीन होता है। युद्ध व संधि का मंत्री महासंधि विग्रह होता है। युद्ध व संधि का मंत्री महासंधि विग्रह होता है। प्रतिहारों के बही खातों का संचालन महामुत्तालिम्बा करता था। नायक अधिकारी को धर्मस्थीय कहा गया है। तो पूछा है आपको असत्य है, तो बता दो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन, आराम से बता सकते हो आपको। ये चीज हमने बहुत पढ़ी है। महापटलिक नाम लिख दूं यहां पे।
यही चीज आएगी जहां पर गलती की हुई है। महापटलिक, यहां पे महापटलिक लिख लो, ये गलत हो गया आपका, सी वाला। क्वेश्चन 32, निम्न में से किस लेखक की रचनाओं से रणथंभौर के चौहान शासक अमीर देव चौहान के काल की जानकारी प्राप्त होती है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, जोधराज, उपयुक्त सभी। तीनों से दोस्तों, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33, 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा की विभिन्न घटनाओं के बारे में असत्य कथन बताइए। चलिए देखिए, कोटा कंजिडेंट को 19 मई 1857 को मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला हरदयाल व मेहराब खां द्वारा किया गया और 1857 के विद्रोह को कोटा में दबाने के लिए करौली की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों सामने दिखाई दे रहा है, कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, लाला हरदयाल नहीं था, जेदयाल था ये। अब यहां से देखिए, लाला जेदयाल ये वकील था दोस्तों, सरदार वकील, सरकार का वकील। और जो मेहराब खां ना, ये रिसालदार था मेहराब खां वहां पे। तो ये गलत दे दिया यहां पे, सी ऑप्शन। और ऐसे ही क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, पढ़ते नहीं है कि जेदयाल लिखा हुआ है या हरदयाल लिखा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आप अटेंड करें ना पेपर में, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन 34, किसान आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं और संबंधित जिले के संदर्भ में निम्न में से असंगत बताइए। पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर, नीमड़ा हत्याकांड उदयपुर, डाबी कांड नागौर, कुंदनगांव हत्याकांड सिक्कर। पुनवाड़ा कांड कब हुआ था? 1947 में। डूंगरपुर करेक्ट है एकदम। बात करते हैं नीमड़ा, नीमड़ा हत्याकांड सही है, यह भी उदयपुर में हुआ था, नीमड़ा हत्याकांड। आगे कौन सा दिया गया आपको? डाबी कांड। डाबी कांड कहां पर हुआ था? बूंदी में 1923 में। समझ गए आप? और कुंदनगांव हत्याकांड सीकर में हुआ था, यह भी सही है आपका। तो यहां पे आपका गलत दिया गया सी वाला। अगला क्वेश्चन, सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन मारवाड़ में कब हुआ? बताइए। 21 जून 1936, 2 जून 1936, 10 मई 1931, 4 मार्च 1931। सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन कब किया गया? दो जून 1936 को। किसकी प्रेरणा से? रणछोड़ दास गट्टाणी की प्रेरणा से दोस्तों। समझ गए आप? अब देखिए, एक दिया गया 4 मार्च 1931। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। इस दिन क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था इस दिन। समझ गए आप? एक दिया गया 21 जून 1936। इस दिन जोधपुर शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। समझ गए आप? आगे बढ़िए। राजस्थान के दुर्गों के संबंध में असत्य कथन बताइए। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग है। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग भटनेर व लोहागढ़ दुर्ग है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए। पहला देखिए एकदम सही है, दूसरा आपका गलत है। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग है। अगला सीओडी भी सही है आपके, तो ये बी ऑप्शन गलत दिया गया है यहां पे। क्वेश्चन 37, राजस्थान के प्रमुख महलों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय का बाग पैलेस। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल और हाड़ौती का हवा महल अबेड़ा महल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कमेंट कर सकते हो, सबको पता है। पहला तो ताजमहल सही बताया, दूसरा देखिए गलत बताया है।
ये गलत बताया। अब देखिए राजस्थान का दूसरा जो ताजमहल है वो कहते हैं अबलीमिनी का महल है उसको। अबलीमिनी का महल कहां पर है? कोटा के अंदर। तो ये बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की अवस्थिति के क्रम में अशुमेलित युगम बताइए। अमर सागर जैन मंदिर उदयपुर, सांडेराव का जैन मंदिर पाली, चांदखेड़ी का जैन मंदिर झालावाड़, नौगांव के जैन मंदिर अलवर। अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर में है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है? राई, युद्ध, मावलिया और गुमरा। देखिए आराम से बता सकते हैं दोस्तों, ये मावलिया है ना, ये कथोड़ी जनजाति का है। किसका है? कथोड़ी जनजाति का। बाकी तीनों है ना, ये आपके भील जनजाति के हैं। राई, युद्ध, गुमरा, गौरी, द्विचक्री, घेर, हाथीमन्ना, नेजा, ये नृत्य। अगला क्वेश्चन, सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिसर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1998, 2005, 2000 या 2002? बताइए दोस्तों। सदीक खां मांगणियार विश्व प्रसिद्ध गायक व खड़ताल वादक थे ये। और जो लोक कला एवं अनुसंधान परिसर है इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। कब? 2002 के अंदर। कब की गई? 2002 के अंदर दोस्तों, 13 सितंबर 2002। याद रखना आपको, थोड़ा ऊपर नीचे है यहां पे। आगे क्वेश्चन 41 नंबर, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, डॉक्टर सीताराम लालस द्वारा राजस्थानी शब्दकोश लिखा गया। नरोत्तम शर्मा राजस्थानी भाषा वृक्ष प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 4 भागों में किया और ग्रियर्सन द्वारा राजस्थानी भाषा को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब सत्य कथन कौन कौन से हैं वो आपको बताने। पहला एकदम सही है। दूसरा देखिए, नरोत्तम शर्मा राजस्थानी भाषा वृक्ष प्रस्तुत करने वाले। देखिए राजस्थानी भाषा वृक्ष ये किसने की थी? मोतीलाल मेनारिया ने। मोतीलाल मेनारिया ने। तो ये गलत हो गया। टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 4 भागों में किया। 4 भागों के अंदर नरोत्तम शर्मा ने किया था। नरोत्तम शर्मा ने। जबकि टेसिटोरी की अगर हम बात करें ना मित्रों, तो टेसिटोरी है इन्होंने 2 भागों में वर्गीकरण किया था, एक पश्चिमी एक पूर्वी। समझिए, ग्रियर्सन द्वारा राजस्थानी भाषा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। मोतीलाल मेनारिया ने भी राजस्थानी भाषा को 5 भागों में किया है, ग्रियर्सन ने भी किया है। तो ये दोनों सही है, पहला और चौथा। तो सत्य कथन 1 और 4, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस साहित्यकार का संबंध जोधपुर से नहीं है? पंडित रामकरण आसोपा, बशीर अहमद मयूख, वीरभान, बांकीदास। किसका? बशीर अहमद मयूख का। इनका संबंध कोटा से है। समझ गए आप? क्वेश्चन 43 देखिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो किस अकादमी की ओर से दिया जाता है? 4 अकादमियां दी गई है यहां पे। स्थापना जिसकी की गई थी 1958 के अंदर। बताइए दोस्तों। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दोस्तों, उदयपुर में है ये, आराम से आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 44, एक वर्ष में मनाए जाने वाले निम्न त्योहारों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रामनवमी, गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, दुर्गाष्टमी, बुद्ध जयंती। सबसे पहले दी गई है रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। बात करते हैं गणेश चतुर्थी,
भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। सही है ना आपकी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नागपंचमी की बात करें तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को। दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। और बुद्ध जयंती वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब देखिए, इनमें सबसे पहले तो आएगी आपकी रामनवमी, उसके बाद आएगी वैशाख तो बुद्ध जयंती, उसके बाद दुर्गाष्टमी गणेश चतुर्थी, यह आएगी नागपंचमी, उसके बाद आएगी गणेश चतुर्थी और फिर आएगी दुर्गाष्टमी 5 नंबर पे। समझ गए आप? 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4, ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 45, बासी दुगारी बूंदी निम्न में से किस लोक देवता की क्रमस्थली रही? वहां उनका मंदिर भी है। गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी, पाबूजी, किनसे संबंधित है? तेजाजी से दोस्तों। तेजाजी का जन्म करनाल नागौर में, ससुराल पनेर। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आ रहा 46, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कितने दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा? थोड़ा स्पीड से चलिए। 120 दिन, 100 दिन, 150 दिन या 90 दिन? कितने दिन का? 100 दिन का। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, राजस्थान निक्षय संबल योजना संबंधित है कैंसर रोगियों के लिए, टीबी रोगियों के लिए, विशेष योग्यजनों के लिए, महिलाओं व बालिकाओं के लिए। राजस्थान निक्षय संबल योजना किससे संबंधित है? टीबी रोगियों से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण व पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण कहां किया गया है? उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर? पहले बर्ड पार्क का, पक्षी पार्क, बर्ड पार्क, गुलाब बाग उदयपुर में, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 49, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? किया जा चुका है इसका आयोजन दोस्तों 22 से 24 जुलाई को, 2022 को। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया गया? कहां पर? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान के कृषि मंत्री ने हाल ही में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया। कहां पर? राज ओलिव स्टोर कहां पर? जयपुर के अंदर, जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र है ना, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का क्षेत्र कहते हैं। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर का आसपास का भाग बांगड़ कहलाता है। सत्य कथन नहीं है, गलत कौन सा है यहां पे? पहला तो एकदम सही है, दूसरा गलत है। बांगड़ नहीं, वागड़ कहलाता है ये, तो ये गलत हो गया। जो गलत पूछा ना आपको, ये रहा 2 नंबर वाला। क्वेश्चन 52, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार सही सुमेलित है, बताइए। BWHW नागौर, BSHW हनुमानगढ़, CWG झालावाड़ और AW सिरोही। ये रहा BSHW, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सिक्कर इस भाग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बनास में दाईं तरफ से मिलती है? बेड़च, कोठारी, खारी, मासी? बनास में 2 नदियां दाईं ओर से मिलती है, एक का नाम इसमें नहीं दिया गया तो उसका मैं लिख दूं मेनाल। एक और है, कौन सी है? बेड़च है आपकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर GSVA में 30.23% है। पशुधन क्षेत्र का अंश फसल की अपेक्षा अधिक है। फटाफट बताइए, सत्य कथन बताना है यहां पे।
सी ऑप्शन, दोनों सत्य है यहां पे। क्वेश्चन 55, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला बीकानेर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, मंडी भी बीकानेर में, सत्य कथन बताइए। पहला गलत है, यहां पे जोधपुर कर दो आप। दूसरा सही है। तो सही पूछा ना आपको, सी ऑप्शन दूसरा यहां पे सही है। एक क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम ऊन उत्पादन वाला जिला, न्यूनतम ऊन उत्पादन वाला जिला है आपके झालावाड़ दोस्तों, और ऊन उत्पादन का भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। आगे क्वेश्चन है आपका, सुमेलित युगम है पेयजल परियोजना और जिला कालीसिंध झालावाड़ नर्मदा जालोर आपनी परियोजना चूरू और बगेरी नाका कोटा। 1 सेकंड में उतर आना चाहिए। कालीसिंध सही है, नर्मदा सही है, आपनी सही है, बगेरी कोटा में नहीं है ये, तो कहां पर है, राजसमंद में। ये रहा डी ऑप्शन आपका यहां पे। क्वेश्चन 57, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि व न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाले जिलों का सही क्रम है। सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी बता दो, जिले दिए गए हैं आपको। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात हो रही है यहां पे, वनावरण की बात नहीं हो रही है सर्वाधिक की। सर्वाधिक वृद्धि हुई थी अजमेर में, किलोमीटर की बता दूं आपको कितने की हुई थी, 26.45 वर्ग किलोमीटर। कमी की बात कर लेते हैं हम, तो जालोर में सर्वाधिक कमी, कितने किलोमीटर की कमी हुई है यहां पर, 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो अजमेर जालोर है क्या कहीं पे, ये रहा बी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन आ रहा है 58, राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत का सही युग्म बताइए। देखिए ग्रामीण जनसंख्या है ना, वो कितनी है, 5.15 करोड़। शहरी जनसंख्या है या नगरीय जनसंख्या है, वो है 1.70 करोड़। ये रहा 75.1 ग्रामीण और 24.9% शहरी दोस्तों। क्वेश्चन 59, तारपी व पावरी वाद्य यंत्र का संबंध है। बताइए, कंजर कथोड़ी डामोर सांसी किसकी है, तारपी व पावरी। यह है कथोड़ी जनजाति के वाद्य यंत्र, कथोड़ी जाति के मावलिया होली ये नृत्य हैं इनके प्रमुख। क्वेश्चन 60, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान के 4 बेसिन के चुगदा जिलों से तेल व प्राकृतिक गैस का दोहन किया जा रहा है, निम्न में से कौन सा जिला शामिल है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नागौर, हनुमानगढ़। ये रहा नागौर दोस्तों, नागौर बेसिन आता है ना, बीकानेर नागौर बेसिन वहां पर। क्वेश्चन 61 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, फ्रांस या डेनमार्क। किसका है, डेनमार्क का। यूएसए में है ये, लेकिन डेनमार्क का इस पर अधिकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित 5 वृहत झीलों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर है 5 जिले। तो शायद बहुत कम साथियों को पता है, सीधा बता दूं मैं इसका उत्तर, सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, इरी, ओंटोरियो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यह क्वेश्चन आया हुआ है पहले सेकंड ग्रेड में नहीं, अलग भर्तियों में, तो अभी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है आपको, तो पूर्व से पश्चिम की ओर भी पूछ सकते हैं क्रम। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य पूछे हैं यहां पे आपको।
ये मैंने क्षेत्रफल लिख दिया है इनका। ये रहा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं ये। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य, वृक्षावरण वाले राज्य बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन है आपके सामने। वृक्षावरण, दो राज्य हैं उनका बता दूं आपको। समझ गए। एक का और है जो लगभग नीचे वाले के बराबर है, वो भी मैं बता दूंगा किसका है। आप तो बस उत्तर कमेंट कर दो आपको पता है तो। डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र का है 12,108, राजस्थान का है 8,733, और ये जो दिया गया ना 8,054, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश का है। वृक्षावरण वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, 2 नंबर राजस्थान। क्वेश्चन 65। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन आपको बताना है यहां पे। पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम ग्रीष्म ऋतु में चलती है। पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। बता दो गलत। पहला तो गलत हो गया, शीत ऋतु में चलती है पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम। दूसरी बात, पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम है ना, ये 20 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश दिया गया, 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। तो ये भी गलत हो गया, दोनों कोई नहीं, यानी कोई सत्य नहीं है यहां पे। क्वेश्चन 66 है। मानसून पूर्व चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात भी कहते हैं। मानसून पूर्व चक्रवातों को असल में नॉर्वेस्ट कहते हैं। फटाफट दे दीजिए मात्र 1 सेकंड में। सत्य कथन नहीं है, यानी गलत कौन सा है। इन चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, तो गलत हो गया पहला। दूसरा सही है, तो यहां पे सत्य कथन नहीं है, पहला नहीं है, तो ये रहा ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है आपका आगे 67 नंबर। ब्रह्मपुत्र मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसे गुवाहाटी का मैदान भी कहते हैं। ये तीनों और पर्वतों से घिरा हुआ मैदान है। सत्य कथन बताना है 67 में। इसे असम का मैदान कहते हैं, और दूसरा सही है आपका, तो सही बी ऑप्शन। क्वेश्चन 68। असुमेलित युगम है, दोहाब और स्थिति बतानी है आपको। असुमेलित कौन सा है। व्यास सतलज, बारी व्यास रावी, रचना झेलम चेनाब सिंधु, और छाप चेनाब चिनाब और झेलम। बताइए। गलत है, उसका उत्तर यह रहेगा। ये रचना दोआब है ना, ये इनके मध्य है, जबकि झेलम चेनाब सिंधु के मध्य सागर दोआब है। सागर दोआब, समझे आप। तो ये गलत हो गया आपका सी वाला। क्वेश्चन 69। किस दक्षिण एशियाई देश का घनत्व सर्वाधिक है। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, लाहौस। चार देशों में बांग्लादेश का सर्वाधिक है। कितना है घनत्व इसका। 1045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया। ओशिनिया में दोस्तों, ओशिनिया में देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया ये शामिल है दोस्तों, और यहां पर सबसे कम है। अब यह क्वेश्चन आए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो एशिया करना है आपको। क्वेश्चन 71। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बना है। यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी।
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, बताइए दोस्तों। ISA का जो मुख्यालय है ना वो गुरुग्राम में है, नई दिल्ली के पास। समझ गए आप। और इसका सही रहेगा USA, ऑप्शन ए आपका। क्वेश्चन 72, हाल ही में भारत द्वारा किस एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का फैसला किया गया है? म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड या कंबोडिया? ये ब्रह्मोस जो किसको जाएगी? फिलीपींस को। इसकी जो मारक क्षमता है ना वो 290 किलोमीटर है। फिलीपींस के साथ हुआ है ये समझौता, और 37.4 करोड़ डॉलर का समझौता है ये। क्वेश्चन 73, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए करिए। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इस संस्था द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सत्य कथन बताना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में स्थापना, मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। संस्था द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, यह भी सही है। पर संयुक्त राष्ट्र की यह है जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियां उनका समन्वय करती है, तो दोनों सही है। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 74, प्रसिद्ध रामसर सम्मेलन किस झील के किनारे हुआ? काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर? कैस्पियन सागर के, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, पेरिस सम्मेलन 2015 COP21 पर विचार कीजिएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। प्रति 10 वर्ष के बाद इसका आकलन किया जाएगा। पहला सही है, दूसरा 5 वर्ष है, तो यह गलत है। तो सत्य कथन सिर्फ एक है यहां पे। क्वेश्चन 76, COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ, ग्लासगो के अंदर। वर्ष 2022 में COP27 का आयोजन होगा। कायरा, शर्म अल शेख, खार्तूम, जेदा? COP27 का आयोजन शर्म उल शेख है। कहां पर यह शर्म उल शेख कहां पर है मित्रों? मिस्र में। चलो बात कर लेते हैं COP28 की भी। COP28 का कहां पर होगा आयोजन? UAE में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 77 में, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करवाना चाहिए। आत्म नियंत्रण, आत्म अनुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्म चेतना? किसका? आत्म अनुभूति का। क्वेश्चन 78, जीवन में खुशहाल रहने और समायोजित रहने के लिए व्यक्ति अपने तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदल लेता है, जैसे बीमारी के समय पलायन करने वाला व्यवहार। इसे कहा जाता है समन, प्रक्षेपण, रूपांतरण, अंतर्वेशन? रूपांतरण कहते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 79 है, किसने शैशवावस्था के महत्व को बताते हुए यह कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है? थॉमसन, वुडवर्थ, एडलर, गेसेल? किसने कहा था ये? गेसेल ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80, इधम का आधार माना जाता है, इधम का आधार लालच, भय, परम सुख, कल्पना? इधम मन को जो अच्छा लगे करने की छूट जिसमें चाहता है, मन को जो अच्छा लगता है उसको करने की जो छूट जो मन चाहता है उस प्रवृत्ति को हम इदम कहते हैं। इसका आधार माना जाता है लालच। मन को अच्छा तो लालच ही लगता है ना। क्वेश्चन 81, दमित अचेतन की इच्छाओं को सचेतन में लाना क्या कहलाता है? अचेतन को सचेतन में? मनोसक्रियता, मनोनिष्क्रियता, मनोविश्लेषण, मन स्थापितता? क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण कहलाता है।
क्वेश्चन 82, स्कीमा होती है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक या वास्तविक? स्कीमा या इसी को बोलते हैं समाकृति। क्या होती है? संज्ञानात्मक होती है ये। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सा मानव व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है? वर्णन, पूर्वकथन, अनुप्रयोग, संश्लेषण। देखिए, मनोविज्ञान के मानव व्यवहार की अगर हम बात करते हैं तो 3 लक्ष्य माने गए हैं। उनमें पहला है मापन व वर्णन, तो यहां पे मापन और लिख दूं मैं, वर्णन व मापन। दूसरा है पूर्वकथन, यानी पूर्वानुमान लगाना व नियंत्रण करना, नियंत्रण हो गया। और तीसरा है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग करना या व्याख्या करना, तो ये भी हो गया। संश्लेषण नहीं है यहां पे, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? संस्कृति सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। बताइए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की पर पहला और दूसरा, ए व बी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85 में चलिए, निम्न में से प्रतिभाशाली के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? प्रतिभाशाली के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनको महत्व है, उनकी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण ही वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं। प्रतिभाशाली होना एक बच्चे के लिए आवश्यक होता है। उपयुक्त कथन यह है दोस्तों, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। कैसे? यदि प्रतिभाशाली बालक है, वो अपनी संवेदनाओं का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करने लग जाता है, तो वह अपनी योग्यता के अनुरूप क्या नहीं करेगा? प्रदर्शन, और निम्न श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता के बारे में सही कथन नहीं है। यह आंतरिक होती है, यह विकृतियों का एक समूह होती है, यह मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, यह मस्तिष्क की एक सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। पहली सही, बी सही, सी सही, यह गलत है आपकी, अधिगम निर्योग्यता के बारे में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 87, स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि के बताए गए किस घटक के आधार पर व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय मांगों से निपटता है? घटकीय, आनुभाविक, सांदर्भिक या मेटा? बताइए। देखिए, हम स्टर्नबर्ग की बात करते हैं तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक घटकीय, दूसरी आनुभाविक और तीसरी सांदर्भिक। पर पर्यावरणीय मांगों की अगर हम बात करते हैं तो वो आती है सांदर्भिक बुद्धि में, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, अतः एक शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध करवाना, अधिगम के विविध साधनों का प्रयोग करना, बालकों की उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना, कक्षा में अत्यधिक जटिल व महंगे शिक्षण साधनों का प्रयोग करना। सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये अध्यापक को नहीं करना चाहिए, डी वाला। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास परिवर्तन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित एवं निर्धारित होता है, विकास बालकों के जीवन का निर्धारण करता है। तो विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, विकास केवल संस्कृति नहीं शासित या निर्धारित नहीं होता है, विकास वातावरण व आनुवांशिकता दोनों का परिणाम है, यानी संस्कृति और आनुवांशिकता दोनों का परिणाम है ये, तो सी ऑप्शन गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य आदि भावनाओं से ग्रसित है का व्यक्तित्व होगा राजसिक, तामसिक, सात्विक, उपयुक्त सभी? जो भारतीय वैदिक सभ्यता है ना,
उसके अंदर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। समझे आप? और इनमें से पूछा क्या? क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य भावनाओं से ग्रसित होंगे, वो क्या होंगे? तामसिक होंगे दोस्तों। ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 91 में, व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे, लेव वाइगोटस्की, जेरोम ब्रुनर, जॉन डीवी। व्यक्तिक निर्मितवाद, व्यक्तिक निर्मितवाद, इसके जनक तो जीन पियाजे। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ निर्मितवाद की। निर्मितवाद के जनक है जेरोम ब्रुनर। 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से दे लेना। अब तीसरी एक आती है सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद की बात कर देते हैं हम, निर्मितवाद की, तो यहां पर इसके जो जनक है वो है लेव वाइगोटस्की। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन, मेस्लो ने सन्ने व संबंधन की आवश्यकता के बाद किस आवश्यकता का वर्णन किया? सुरक्षा, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, शारीरिक। मेस्लो ने मानव की 5 जो आवश्यकताएं उनको 5 भागों में बांटा था। पहली शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी सन्ने, चौथी आत्मसम्मान और पांचवी आत्मसिद्धि। तो चौथी हमारी है जो सन्ने की बात कर रहे हैं, सन्ने तीसरी है। इसके बाद कौन सी आती है? आत्मसम्मान की। मतलब ये रहा बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, चिंतन में भाषा, संकेत, प्रतीक, चिन्ह आदि शामिल होते हैं, परंतु इन चारों में से सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? भाषा, संकेत, प्रतीक, चिन्ह। चिंतन की बात हो रही है। चिंतन में चिंतन एक प्रतीक होता है, सी, प्रतीक को महत्व ज्यादा दिया जाता है। क्वेश्चन 94, विलियम मैकडूगल ने रुचि को माना विकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण, संवेदी। किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के, किसी व्यक्ति की, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण, ये क्या है? रुचि है। मतलब क्या माना? आकर्षण माना। किसने? मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रथम संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण बनाने का श्रेय कैटल, बिनी, वेस्लर, हेरिस। संस्कृति मुक्त या संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? कैटेल ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 96, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में किस कार्ड को ब्लैक कार्ड कहा जाता है? बताइए। कार्ड संख्या दी गई है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। कार्ड नंबर 16 को, इस पर कोई भी चित्र नहीं होता है, रिक्त कार्ड होता है ये। समझ गए आप? क्वेश्चन 97, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? गन्ना, आम, खजूर या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है मीठी क्रांति? मीठी क्रांति जुड़ी हुई है आपके मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से। तो तीनों से ही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 98, सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य, गलत कौन सा है? देखिए, सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित है। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों दोनों को जारी करती है। राज्य सरकारें केवल बॉन्ड व दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड गैर सांविधिक निकाय है। गलत ही पूछा ना, तो ये वैधानिक निकाय है, डी ऑप्शन। बाकी एबीसी सही है यहां पे। क्वेश्चन 99, एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़ी कंपनियों और उनके सहायक देशों के संदर्भ में असंगत है। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सोवियत संघ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी फ्रांस, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कनाडा, वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी इटली। तो यहां से जुड़ी जो कंपनी है, इन कंपनियों के साथ गलत कौन सा दिया गया वो बताना है। पहला सही, दूसरा सही, ये गलत कर दिया। यहां पे यूएई आएगा, सी ऑप्शन। और वेदांता वाला भी आपका सही है, जर्मनी।
समझ गए आप। अब देखिए यहां पे भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी सोवियत संघ, क्या सही है? सही है दोस्तों। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी यूएई, आगे दिया गया है नेशनल इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी फ्रांस। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। भारत और विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों के तहत संदर्भ में असत्य कथन बताइए। भारत और विभिन्न देशों के व्यापार समझौतों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे पूरे ऑप्शन दिख जाए। 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही है, ये तो सुना है हमने। फरवरी 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए। यह भी सही है। नवंबर 2019 के में भारत के क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी से बाहर होने के बाद 15 सदस्यीय एफटीए समूह है जिसमें जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया एफटीए शामिल है, भारत के लिए निष्क्रिय हो गया। भारत का इजराइल के साथ 1 दशक पुराना मुक्त व्यापार समझौता है। वर्तमान में भारत, इजराइल है, कनाडा है, यूके है, यूरोपियन संघ है, इनके साथ एफटीए पर काम कर रहा है दोस्तों। समझा? तो ये आपका यहां पे गलत दिया गया है, डी ऑप्शन। तो मित्रों आपके ये 100 क्वेश्चन, एक पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। यहां पर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लगा तो मित्रों मैंने पहले नहीं बोला, क्योंकि हमारा क्लास पूरी होने के बाद ही आपको डाउट करना है। अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि डाउट 100 क्वेश्चन हमने स्पीड के साथ देखे हैं तो डाउट हो सकता है आपको। कमेंट करना, स्कोर आपका क्या रहा वो बताना, और कोई भी जानकारी सेकंड ग्रेड को लेकर आपको लेनी है मेरे साथ, तनाव में है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, आप मैसेज कीजिए, आपको उचित सुझाव वहां पर मिलेगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।